हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम देखने वाले हैं बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे नीट में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। शुरू करने से पहले आप चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन हैज़। ऑप्शन ए 2 lobes, ऑप्शन 1 2 lobes, ऑप्शन 2 4 lobes, ऑप्शन 3 3 lobes, ऑप्शन 4 5 lobes। तो हमें बताना है लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन में कितने लोब्स होते हैं। ह्यूमन में कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर लंग को अंदर से डिवाइड करता है और एक अपर लोब और एक लोअर लोब बन जाती है। इसके कारण लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1। और हम राइट लंग के बारे में देखें तो राइट लंग को 2 फिशर डिवाइड करती है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा होता है ऑब्लिक फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर क्या करता है, लंग को डिवाइड लंग के अपर लोब और मिडल लोब को डिवाइड करता है, और ऑब्लिक फिशर मिडल लोब और लोअर लोब को डिवाइड करता है। इसके कारण राइट लंग में कितने होते? 3 लोब्स होते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग इरिथ्रोसाइट्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। द एंजाइम इन व्हाट इज? ऑप्शन 1 कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ऑप्शन 2 कार्बोक्सिलिपेप्टाइड्स, ऑप्शन 3 हाइड्रोलिज, ऑप्शन 4 ऑक्सीडो रिडक्टेज। हमें क्या बताना है, जो आरबीसी के अंदर CO2 प्लस वाटर का रिएक्शन होकर कार्बोनिक एसिड बनता है, तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है, इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? तो ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है और वो एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। Question number 3. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to lungs. Option 1 carbaminohemoglobin, option 2 as bicarbonate ions, option 3 in the form of dissolved gas molecule, option 4 by binding to RBC. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will transport to lungs. मतलब जो भी टिश्यू से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होता है, वो क्या होता है, लंग्स को ट्रांसपोर्ट होता है। और वो 70% हमें बताना है किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन हमने देखा, तो ये 20-25% क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। बाइकार्बोनेट आयन होता है जो इसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, और डिसॉल्व स्टेट में कितना होता है? 7%। बाय बाइंडिंग टू आरबीसी ऐसा नहीं रहता, हीमोग्लोबिन को बाइंड किया तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? एज अ बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveoli ऑफ लंग्स इज। पार्शियल प्रेशर बताना है हमें ऑक्सीजन का alveoli में कितना होता है। ऑप्शन 1 लेस देन दैट इन द ब्लड, ऑप्शन 2 लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल टू दैट इन ब्लड, मोर देन दैट इन द ब्लड। क्या बताना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveoli। पहले तो हमें ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है वो हमें पता होना चाहिए। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है, और alveoli में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ये हमें दोनों पता है। तो इसका आंसर हमें आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, लेस देन दैट इन द ब्लड। ब्लड में कितना होता है? तो मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। alveoli में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 1 से 4 होता है। मराठी में बोलता हूँ मैं, 104, 1 से 4। आणि CO2 का कितना होता है? होता है 40। तो alveoli में ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1 से 4, आणि CO2 का कितना हो गया? 40 हो गया। उसके बाद ब्लड में हमने देखे तो 95 होता है O2 का, और 40 होता है CO2 का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा तो CO2 का ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 45 होता है CO2 का और 40 होता है O2 का। टिश्यू में हमने देखा तो टिश्यू में CO2 प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोड्यूस हुआ होता है, और ऑक्सीजन हमें वहाँ पर डिलीवरी करनी होती है। तो वहाँ पर कितना होता है? CO2 का 45, और ब्लड में और O2 का कितना होता है? 40 होता है। तो अब हम यहाँ से देखिए तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो याद रखिए आप, सबसे ज़्यादा जो alveoli में पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का रहता है, और वो कितना होता है? 104। ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है 95, लेस देन दैट इन 95, ये तो गलत हो गया।
लेस देन दैट इन कार्बन डाइऑक्साइड का अलविलाई में 40 होता है, ये भी गलत होगा। इक्वल टू दैट इन ब्लड, नहीं, ब्लड में तो 95 रहता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन में 40 रहता है। मोर देन दैट इन ब्लड सही है। ब्लड में कितना होता है 95, अलविलाई में कितना होता है 104। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। ये डायरी की एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं, आपको डायरी की याद करना पड़ेगा। अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन को डिलीवरी कर रहा है टिश्यू में, यह हमें बताना है। ऑप्शन 1 10 ml, ऑप्शन 2 2 ml, ऑप्शन 3 5 ml, ऑप्शन 4 4 ml। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 5 ml। अभी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन रहते हैं इसे, और इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे मतलब हमारी तैयारी हो जाती है 4-5 क्वेश्चन की। ये तो आसान होते हैं और इसके साथ हमारी 4-5 क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाती है। तो हम टाइडल वैल्यूम, इस वैल्यूम और कैपेसिटी के ऊपर से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसके ऊपर तैयार रहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम देखिए, ए क्या दिया है? टाइडल वॅल्यूम कितना होता है? 500 ते 550, मराठी में बोलता हूँ मैं वैल्यूज़, क्योंकि याद रखने में आसानी होती है। टाइडल वॅल्यूम कितना होता है? 500 ते 550 ml, मतलब ए का कितना हुआ? 3, ए का 3 कहाँ का दिया हुआ? ए और बी ऑप्शन में दिया, मतलब सी वाला तो कैंसिल हो गया। अब हम दोनों ऑप्शन में ही देखेंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 25 से 3000, मतलब बी का क्या हो गया? 1 हो गया। बी का 1 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन बी में। डायरेक्टली यहाँ पर ही क्लिक हो गया, ऑप्शन बी इस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर भी हम देखते हैं ऑप्शन सी नंबर का। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 ते 1100, मतलब 4 कहाँ? सी में 4 सही। डे रेसिड्यूअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 ते 1200, डीचं 2, तो यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। कितना है? कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, हमें सिर्फ बताना है इनके मतलब और लैरिंग्स, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रकिया का दूसरा नाम क्या है? एल्यूलाई का दूसरा नाम क्या है? ऐसे हमें सिर्फ इनके दूसरे नाम्स बताने हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। लैरिंग्स से क्या होती है? साउंड प्रोडक्शन होती है, इसके कारण हम इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? आर हो गया। चारों ऑप्शन में देखिए तो ए का क्या है? आर है। ट्रकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, तो बी का क्या हो गया? यस हो गया। बी का यस कहाँ पर है? 2, 3 और 4 ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। ऑप्शन 1 तो नहीं आएगा, हमें 3 में ही चेक करना पड़ेगा। एल्वेलाई को क्या बोलते हैं हम? ईयर सैक्स, मतलब सी का क्या हो गया? क्यू हो गया। सी और डी में, मतलब पहले 2 तो कैंसिल हो गए। इपिग्लोटिस क्या होती है? जो लैरिंग्स की जो ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग को बोलते हैं हम ग्लोटिस, और उसी जो कवर करती है उसे बोलते हैं हम इपिग्लोटिस। तो मतलब इपिग्लोटिस क्या है? लीड ऑफ लैरिंग्स। तो इसका सही आंसर मतलब डी का क्या हो गया? पी हो गया। कहाँ पर दिया हुआ है? लास्ट ऑप्शन डी का पी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है? ऑप्शन 1 अस्थमा, ऑप्शन 2 एम्फाइसीमा, ऑप्शन 3 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन 4 रेस्पिरेटरी अल्कायरोसिस। तो आप याद रखिए, जो सिगरेट स्मोकिंग कारण जो होता है वो है एम्फाइसीमा, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हमारे ब्रेन में कहाँ पर लोकेटेड होता है वो हमें बताना है। डायरेक्ट याद रखने का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 सेरेबेलम, ऑप्शन 2 सेरेब्रम, ऑप्शन 3 मिडल ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन 4 स्पाइनल कॉर्ड। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। और एक दूसरा सेंटर होता है, उसे बोलते हैं हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स में लोकेटेड होता है। ये भी आप याद रखिए, वो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, द लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स, द alveoli, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज। हमारे जो लंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? alveoli से बने होते हैं। और हाँ, इस लंग्स से फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद पूरी हवा बाहर निकल गई, तो फिर भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो भी हवा निकल गई, फिर भी ये कोलैप्स क्यों नहीं हो जाती, ये हमें बताना है।
तो ऑप्शन 1 इंस्पायरेटरी वैल्यू, ऑप्शन 2 टाइडल वैल्यू, ऑप्शन 3 रेसिडुअल वैल्यू, ऑप्शन 4 एक्सपायरेटरी वैल्यू। तो ये क्यों कोलैप्स नहीं होती? क्योंकि इसके फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी इसके अंदर कुछ ईयर बचती है, उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। और ये कितना होता है? 1100 टू 1200। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, इन मैन एंड मैमल्स ईयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड टू इनटू द लंग्स थ्रू। अब हम जब ब्रीदिंग करते हैं, मतलब बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर अंदर लेते हैं और लंग्स के अंदर चली जाती है, तो ये पाथवे कौन सा रहने वाला है, कहाँ कहाँ से एयर पास करती है, हमें बताना है। ठीक है। ऑप्शन 1 नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल, अल्वेलाई। ऑप्शन 2 नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंका, अल्वेलाई। ऑप्शन 3 नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल, अल्वेलाई। ऑप्शन 4 नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल, अल्वेलाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो क्या आती है? नॉस्ट्रिल्स आती है, फिर उसके बाद नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, उसे हम नेजल कैविटी बोल सकते हैं, नेजल कैविटी। उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद क्या आता है? लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर आती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, और फिर आती है अल्वेओल। तक यहाँ हमें चेक करना है कहाँ पर है। नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये गलत हो गया, पहले फेरिंग्स आता है। ऑप्शन 2 में नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, यहाँ पर गलत हो गया, पहले ब्रोंका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंकोल, अल्वेओल, ये ऑप्शन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, द नेम द pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gaseous exchange drastically reduced due to damage in the alveolar wall। अब एक ऐसा पल्मोनरी डिसीज है, उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे alveoli का जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, मतलब वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है alveoli से, वो क्या हो जाता है? alveoli को डैमेज होकर और रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये कौन से डिसीज में होता है, हमें बताना है। मैंने पहले एक क्वेश्चन लिया, सिगरेट स्मोकिंग, कौन सा डिसीज होता है सिगरेट स्मोकिंग से? एम्फाइसीमा होता है। इसमें क्या रहता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, तो स्मोकिंग के कारण क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, और उसके कारण जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब अफेक्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो डिसीज होती है उसे हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन आस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। अब हमें बताना है आस्थमा और एम्फाइसीमा के बारे में क्या हमें करेक्ट दिया हुआ है। अब हमें डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए। आस्थमा यानी क्या होता है? एक एलर्जिक कंडीशन है, इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल। एम्फाइसीमा का है, इसमें सिगरेट स्मोकिंग के कारण हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाती है, और क्या हो जाती है? ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस होने के कारण जो हमारा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, वो अफेक्ट होता है। ठीक है। तो हमें चेक करना अस्थमा में क्या होना चाहिए? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन 1 देखते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स सही है। और वहाँ आगे देखते हैं डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, पहला है ऑप्शन सही है। आप नीचे की चेक कर सकते हो, सारी गलत दिए हुए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। Question number 14. The decrease in temperature result in shifting of O2 dissociation curve of hemoglobin 2. Question number 1 left, question number 2 right, question number 3 remains unchanged. Option number 4, सॉरी मैंने क्वेश्चन बोल दिया। ऑप्शन 1 लेफ्ट, ऑप्शन 2 राइट, ऑप्शन 3 रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन 4 नन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताना है? जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो उससे क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है हीमोग्लोबिन का, वो कहाँ पर शिफ्ट होता है? जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, उसके साथ ही टेम्परेचर, H+ कॉन्सेंट्रेशन और pH। अगर टेम्परेचर कम हो जाए, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम हो जाए, या फिर H+ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, तीनों भी कम होनी चाहिए, और उसके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होना चाहिए, और उसके साथ अगर H+ कम हो तो क्या होता है? pH इंक्रीज होता है। तो इस सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, PCO2 डिक्रीज, H+ डिक्रीज, ये तीनों भी डिक्रीज होनी चाहिए, तब जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो कहाँ पर शिफ्ट होता है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो हमारा जो शिफ्ट होता है वो कहाँ पर होता है?
लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होता है तब क्या होती है, लेफ्ट की तरफ हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट होता है और उसी के साथ टेम्परेचर PCO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बाद साथ भी ये इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, राइट में कब शिफ्ट होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाए, pH कम हो जाए, PCO2 इंक्रीज हो जाए, H+ इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर हो जाए तो इंक्रीज हो जाए, तो ये सारे राइट में शिफ्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हमें बतानी। तो सिंपल है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल हेलियम प्लस इंस्पायरेटरी हेलियम प्लस एक्सपायरेटरी हेलियम। डायरेक्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? जो आपने देखा वो मतलब वो है कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर साल आता है वहाँ से। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और जो आखिरी में डिसीज दिए हुए अस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये पॉइंट्स अच्छे से पढ़िए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम। ठीक है, थैंक यू।